दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से लर्निंग क्लासेस की ओर से और मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 11 के टॉपिक अवकलन पर चर्चा करने वाले हैं। अवकलन के इस टॉपिक पर हमारा पहला वीडियो आ चुका है, जिसे आप अपने चैनल अभय प्रताप सिंह पर अवकलन भाग 1 के रूप में देख सकते हैं। तो जो भी हमने पिछली चर्चा की हुई है वह आपको इस चैनल पर इस टॉपिक के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी। थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं आपको कि हमने क्या चर्चा किया था। हमने कहा था कि बीज गणित में दो राशियां होती हैं। कौन कौन सी राशियां होती हैं? तो आपको मैंने लिखवा रखा है कि एक राशि होती है चर और दूसरी राशि होती है अचर। पहले वीडियो में सभी पर चर्चा हो चुकी है। थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं। चर किसे कहते हैं? जो परिवर्तनशील राशियां होती हैं, परिवर्तनशील राशियां चर कहलाती हैं। और जो स्थिर राशियां होती हैं, जिनका मान नहीं बदलता है, जिनका मान निश्चित होता है, वो अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक है। चर पर भी चर्चा हुई थी। चर में भी दो प्रकार के आते हैं, एक स्वतंत्र चर और दूसरा परतंत्र चर। स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। चर हमेशा अक्षरों के रूप में दिखते हैं। चर हमेशा अक्षरों के रूप में दिखते हैं। अब इसमें कौन स्वतंत्र है कौन परतंत्र है, इसकी देख कर पहचान तो नहीं हो सकती कि x को स्वतंत्र कहते हैं, y को परतंत्र कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो परिभाषा हमने बताई थी, वहां उदाहरण से समझाया भी है इस पार्ट के अंतर्गत कि जो स्वेच्छा से मान ग्रहण करे, स्वेच्छा माने स्व इच्छा को ही स्वेच्छा कहते हैं, तो स्वेच्छा से मान ग्रहण करे ऐसी राशियां कहलाती हैं स्वतंत्र चर। तो जो चर स्वेच्छा से मान ग्रहण करते हैं उन्हें स्वतंत्र चर कहा जाता है। जो अधीन रहते हैं, किसके अधीन रहते हैं? तो ऐसे चर जो स्वतंत्र चरों के अधीन रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परतंत्र चर कहलाते हैं। तो चर जो परिवर्तनशील है, स्वतंत्र चर जो स्वेच्छा से मान ग्रहण कर रहे हैं, और परतंत्र चर जो स्वेच्छा से मान ग्रहण नहीं करते बल्कि अपने मान के लिए स्वतंत्र चरों पर निर्भर रहते हैं, स्वतंत्र चरों के अधीन रहते हैं, उन्हें परतंत्र चर कहा जाता है। ठीक है। छोटा सा व्यू है, ध्यान में रहना चाहिए। बीजगणित में दो राशियां चर और अचर। चर जो परिवर्तनशील हैं, अचर जो निश्चित हैं। परिवर्तनशील में भी दो प्रकार के, जो स्वेच्छा से मान ग्रहण करेंगे स्वतंत्र चर, जो स्वतंत्र नहीं होती हैं, स्वतंत्र चरों पर निर्भर होती हैं, जो स्वेच्छा से मान ग्रहण नहीं कर सकती, उन्हें कहा जाता है परतंत्र चर। अब हम लोग बात करेंगे अवकलन की। इस पार्ट 1 में यहां तक चर्चा हो चुकी है। अब आप पार्ट 2 में सीधे अपने टॉपिक से कनेक्ट होने जा रहे हैं। अवकलन का टॉपिक क्या है? अवकलन की परिभाषा क्या है? कैसा दिखता है? उसका प्रदर्शन क्या है? उसके सूत्र क्या हैं? वही चीजें आज हम आपको बताने जा रहे हैं, लिखाने जा रहे हैं, है ना? तो ध्यान से सुनिएगा। मैं परिभाषा लिख रहा हूं, फिर परिभाषा को एक्सप्लेन करूंगा। तो अवकलन की परिभाषा कुछ इस तरीके से दी जाती है। स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के परिवर्तन की सूक्ष्म दर को अवकलन कहा जाता है। अवकलन की क्या परिभाषा बन रही है?
स्वतंत्र चर के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बात होती है वो हमेशा हर में रहता है, नीचे रहता है। जैसे आप पूर्णांक 100 में, किसी विषय का पूर्णांक 100 है, उसमें मान लीजिए आप पा रहे हैं 85 मार्क्स, तो 100 के सापेक्ष आपका है 85 नंबर। किसके सापेक्ष? 100 के सापेक्ष आपका कितना है? 85। तो कह रहा है स्वतंत्र चर के सापेक्ष। स्वतंत्र चर के सापेक्ष मतलब स्वतंत्र चर नीचे रहने वाला है, कौन ऊपर रहेगा? तो कहा स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के परिवर्तन की सूक्ष्म दर को क्या कहते हैं? अवकलन कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण से इस बात को और गहरे से हम समझ सकते हैं। जैसे स्वतंत्र चर, मान लीजिए स्वतंत्र चर x है, स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y के परिवर्तन की सूक्ष्म दर है ना, को क्या कहेंगे? x के सापेक्ष y का अवकलन कहा जाता है। इसे dy बटे dx से प्रदर्शित करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो टर्म है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ये जो लिखा हुआ है dy बटे dx, यही अवकलन है। अब इसमें समझना क्या है? परिभाषा समझनी है, किसका अवकलन है, किसके सापेक्ष है, ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी है। जैसे x क्या है? यहां लिखा है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर के सापेक्ष लिखा है ना, स्वतंत्र चर के सापेक्ष, इसीलिए x वाला हिस्सा हर में आ रहा है। स्वतंत्र चर x माने हैं, इसलिए उसको नीचे होना पड़ा, है ना। स्वतंत्र चर के सापेक्ष बात होती है, किसकी बात? परतंत्र चर के। परतंत्र चर कौन है? y। परिवर्तन, परिवर्तन को d से प्रदर्शित किया गया है। d का यहां पर मतलब है डिफरेंस। डिफरेंस माने अंतर, माने परिवर्तन। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के परिवर्तन की दर, उसी को कहा जाता है अवकलन। तो ये क्या है? ये x के सापेक्ष किसका अवकलन है? y का अवकलन कहलाता है। एक बात और, जैसे dy बटे dx ये लिखा है, तो इससे आपको कौन कौन सी बातें समझनी है वो ध्यान रखिए। dy बटे dx का मतलब हुआ x के सापेक्ष y का अवकलन। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष किसका अवकलन? y का अवकलन। और इसका क्या मतलब है? और इसका मतलब है x के सापेक्ष, इसी का मतलब x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर। और जो तीसरा मतलब इसका है वह यह भी है कि किसी वक्र के लिए प्रवणता। ठीक है, तो ये dy बटे dx के 3 अर्थ हो गए। 2 अर्थ आपको जानना है, ये बात हम लोग बाद में पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण तो बहुत है, इसी के नाते एक चैप्टर भी अवकलन में बना हुआ है, आगे मिलेगा। यह भी उसी का हिस्सा है, वहां मिलेगा। अभी आपको पहला टॉपिक बहुत ध्यान से समझना है। तो अवकलन कैसा दिखेगा? dy बटे dx के स्वरूप का दिखेगा। ऊपर भी d, नीचे भी d। एक चर ऊपर रहेगा, दूसरा चर नीचे रहेगा। उसको पढ़ेंगे क्या? जो नीचे है उसके सापेक्ष जो ऊपर है उसका अवकलन। एक एग्जाम्पल ले लें, अगर
मैं आपसे कहूं कि बताइए डीवी बाई डी किसे क्या समझते हैं? डीवी बटे डी से ये किसके सापेक्ष किसका अवकलन है? तो आप बताएं, मन में विचार करें। तो जो नीचे रहता है उसके सापेक्ष जो ऊपर है उसका अवकलन, ये क्या है? टी के सापेक्ष v का अवकलन है कि नहीं? आप बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि डी एक्स बाई डी टी क्या है? डी एक्स बाई डी टी ये किसके सापेक्ष अवकलन है? कौन है नीचे? यहां पर, यहां नीचे कौन है? टी। तो टी के सापेक्ष किसका अवकलन? ऊपर कौन है? यक्स। तो यक्स का अवकलन। एक बात और, अगर मैं आपसे कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि यक्स के सापेक्ष एम का अवकलन कैसे लिखेंगे आप? किसके सापेक्ष? यक्स के सापेक्ष किसका? एम का क्या अवकलन? तो जिसके सापेक्ष यक्स के सापेक्ष, तो यक्स वाला हिस्सा नीचे, किसका अवकलन? एम का अवकलन, तो dm बाई dx। तो अभी आपको केवल इतनी बात आनी चाहिए, इतनी बात समझ सकें कि अवकलन को लिखा कैसे जाता है। अवकलन की एक परिभाषा भी है ना? वो विस्तृत भी है, वह मुख्य भी है, लेकिन अभी हम उस पर जा नहीं रहे हैं। पहले हमारा अभ्यास हो जाए, हमारी रुचि अवकलन में जागृत हो जाए, फिर हम उस कठिन चीज को भी समझ लेंगे आसानी से, है ना? जैसे किसी को कुछ सिखाना हो, मान लीजिए एक पायलट होता है, पायलट की ट्रेनिंग जब होती है तो पायलट की ट्रेनिंग में उसको ऊपर से गिराया जाता है। अब गिराया जाता है ये मतलब नहीं कि ढकेल दिया जाता है। जब पायलट की ट्रेनिंग होती है उसको गिराया इसलिए जाता है, सिखाया इसलिए जाता है कि अगर कभी आपातकाल में लैंडिंग के लिए भी समय न मिल सके तो भी वह कूद कर अपनी जान बचा ले। इसका अभ्यास उसको तो होना ही चाहिए। तो इसके लिए उसको सीधे 24,000 40,000 फीट से नहीं कूदाते हैं, पहले थोड़ी सी ऊंचाई से गिराते हैं, देखते हैं कि उसका शरीर उसका साथ दे रहा है कि नहीं। फिर उसको जब अभ्यास हो जाता है छोटी ऊंचाइयों का, तो फिर बड़ी ऊंचाइयों से वह डरता नहीं है बल्कि उसमें आनंद का अनुभव करता है। तो अगर आपको छोटी छोटी बातें समझ में आ गई, अवकलन क्या है, कैसे दिखता है और जो दिखता है उसका मतलब क्या है, जैसे dv बटे dt लिखा है तो आपके मन में आ जाना चाहिए यह t के सापेक्ष v का अवकलन है। जैसे मैं कहूं अच्छा बताओ ds बटे dt से क्या समझ रहे हो, तो आप कहो कि t के सापेक्ष यह s का अवकलन है। जब छोटी बात आपको समझ में आ जाएगी तो बड़ी चीज में आप कठिनता नहीं महसूस करेंगे, डरेंगे नहीं, बल्कि उसमें आपको आनंद आएगा, जैसे उस पैराग्लाइडिंग के केस में या पायलट को अनुभव होता है ना। तो बहुत छोटी छोटी चीजें आपको मैंने बता रखी। तो अवकलन पे चर्चा हुई। अवकलन क्या है, अवकलन की परिभाषा क्या है। गणित में एक बात तो आपको ध्यान में आती होगी कि ये परिभाषा सर लिखते लिखाते हैं, है ना, ये कहीं पूछता नहीं है, लेकिन जानना चाहिए आपको। छोटी छोटी बातों को जानेंगे, जैसे ये गणित की ABCD है, अवकलन की ABCD है। मैं सूत्र से शुरुआत कर सकता था, सवाल में बता सकता था, लेकिन यहाँ आपको बता रहा हूं जिससे आप एकदम जड़ से जुड़े रहें, अवकलन की जड़ तक आपकी पहुंच हो, है ना। और जिसकी पहुंच जड़ तक होगी वह उसको उखाड़ कर फेंकने में सक्षम हो सकता है। अगर आप उथले ही हैं तो आप काट सकते हैं, उसको उखाड़ कर हमेशा के लिए फेंक नहीं सकते हैं। तो अवकलन का यह कठिन टॉपिक, विस्तृत टॉपिक, जिसकी पहुंच बहुत क्षेत्रों में है और आगे आने वाले दिनों में, आगे आने वाले वर्षों में यह आपके लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित होने वाला है ना। तो इसलिए छोटी छोटी बातों के माध्यम से आपको जड़ तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। मैंने बताया अवकलन के लिए कि स्वतंत्र चर के सापेक्ष, स्वतंत्र चर जो भी हो हमें उससे लेना देना नहीं है, स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के परिवर्तन की सूक्ष्म दर
दर बटे में आता है ना। जो रेट होता है उसको हमेशा बटे में लिखा जाता है। तो स्वतंत्र चर के सापेक्ष परतंत्र चर के परिवर्तन की सूक्ष्म दर को अवकलन कहा जाता है। जैसे अगर स्वतंत्र चर को x माने, परतंत्र चर y माने, तो अवकलन कैसे लिखा जाएगा? चूंकि स्वतंत्र चर x है तो उसका हिस्सा नीचे आने वाला है, परतंत्र चर चूंकि y है इसलिए उसका हिस्सा ऊपर, उसको लिखा जाएगा dy बटे dx स्वरूप में। उस dy बटे dx का मतलब 3 रूपों में लिया जाता है। अवकलन की जहां जहां भी जरूरत है, जहां जहां इसका प्रयोग होता है, वहां 3 अर्थों में यह प्रयुक्त होता है। कौन सा अर्थ है? अगर मैं dy बटे dx लिखता हूं तो आपको पहली बात समझ में आनी चाहिए कि यह x के सापेक्ष y का अवकलन है। सबसे पहली चीज जो आपके कोर्स में है, ये आपको पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। तो ये x के सापेक्ष y का अवकलन है। दूसरा, यह x के सापेक्ष y के परिवर्तन की दर है। मैं जहां इंगित कर रहा हूं आपको अंगुलियों के माध्यम से, उस पर नजर गड़ाएं। मैंने कहा यह स्वतंत्र चर x के सापेक्ष, नीचे है इसलिए स्वतंत्र हो गया, चर है क्योंकि यह अक्षर है। तो स्वतंत्र चर x के सापेक्ष परतंत्र चर y के परिवर्तन की सूक्ष्म दर को हम लोग dy बटे dx से प्रदर्शित करते हैं। और यह dy बटे dx किसी वक्र के लिए प्रवणता भी प्रदान करती है, प्रवणता का पता बताती है। ठीक है, जैसे मैं कहूं dv बटे dt तो यह t के सापेक्ष v का अवकलन, dx बटे dt यह t के सापेक्ष x का अवकलन। अगर कोई कहे x के सापेक्ष m का अवकलन, अगर x के सापेक्ष y का था, x के सापेक्ष y का तो dy बटे dx, x के सापेक्ष m का तो dm बटे dx, ऐसा लिखेंगे। कुछ सूत्र हैं, आज मैं उन सूत्रों को लिखे दे रहा हूं और आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि लिखे हुए इन सूत्रों को आप सभी लोग अपनी नोट्स में व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे और अगला टॉपिक समझ में आए इसके लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, मैं तो कहूंगा 100%। गणित में अगर पूछे कि सर कितना अधिक से अधिक नंबर पाना चाहिए, 100 नंबर, एक भी नंबर कम नहीं, तो कितने सूत्र याद होने चाहिए? जितने सूत्र हैं सभी सूत्र याद होने चाहिए, है ना। जैसे आपको सभी नियम बता दिए जाएं किसी भी खेल के या किसी भी वस्तु के, तो आप उस खेल को अच्छे से खेल सकते हैं, उस वस्तु के बारे में अच्छे से उसका उपयोग करते हुए उसका काम कर सकते हैं, है कि नहीं। तो आपको सभी सूत्र लिखने हैं और याद भी करने हैं। ठीक है, लिखने का काम तेज रखेंगे। जैसे ये अवकलन है किसका, आप देखें, पिछली बातों से कनेक्ट करें जो अभी पढ़ा रहे थे। यह x के सापेक्ष x की पावर n का अवकलन है कि नहीं। सूत्र कहां से आए, इसका मान कहां से लिख रहे हैं, अभी हम लोग इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी आपको क्या करना है, केवल सूत्र लिखना है और इसका यह होता है यह जानकर याद करना है। ठीक है, समय आने पर हम इसके डेरिवेशन पर निश्चित तौर पर चर्चा करने वाले हैं कि ये आएगा कहां से, कैसे आएगा। तो सूत्र पर ध्यान दें, लिखना शुरू करें। x की पावर n का होता है n, x की पावर n-1। सूत्रों पर हम अलग से विस्तृत चर्चा करेंगे, अभी केवल सूत्रों को लिखने का काम किया जा रहा है। दूसरा, अगर केवल x रहे तो उसका मान 1, अगर इस चर की जगह कोई अचर हो जाए तो उसका अवकलन 0। अगर e की पावर x, इसको जो पढ़ रहा हूं वही आपको भी पढ़ना है, e की पावर x का अवकलन e की पावर x ही होता है और log x का अवकलन 1/x होता है, छठवां a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a बेस e होता है, जहां a कोई संख्या है, संख्या कुछ भी हो सकती है ना, प्लस माइनस करनी में उससे हमको लेना देना नहीं, ये कोई संख्या है। चलिए, अच्छा हाँ, एक बात आपको यह भी बताना है
जहां a एक संख्या तो है लेकिन यह धनात्मक होनी चाहिए। ऋणात्मक मान होगा तब बात नहीं बनेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। जहां a एक धनात्मक संख्या है आप उसको प्राकृतिक कह लीजिए, ठीक है। 0 से बड़ी जो भी संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या होनी चाहिए। करणी में हो चलेगा, प्लस में हो चलेगा, बटे में हो चलेगा, माइनस दिखे न बस, है ना। तो ऋण के अलावा सभी प्रकार की संख्याओं के लिए यह सत्य है। धनात्मक वास्तविक संख्या के लिए यह सूत्र सिद्ध है। 6 सूत्र हो गए। ये 6 बेसिक सूत्र हैं, है ना। सामान्य सूत्र इनको कहा जाता है। अब जो 6 लिखने वाला हूं ये आपके त्रिकोणमिति से संबंधित है। जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स होता है ना। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है। सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है। कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है और कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गए सामान्य सूत्र, ये हो गए त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन। 6 होते हैं, 6 का सूत्र है। 13वां, इसके उच्चारण पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी यह पढ़ाया नहीं गया है आपको। तो ये लिखा है साइन इनवर्स एक्स, है ना। साइन जो -1 है उसको हम लोग कह रहे हैं इनवर्स, है ना। तो ये क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। तो इसके अवकलन का सूत्र मिलता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सूत्र ध्यान रखेंगे, सबका आएगा ऐसे ही। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट एक्स बचा, सॉरी टेन इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x स्क्वायर -1। और अंतिम है कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x स्क्वायर -1, ठीक है ना। कुल कितने सूत्र हो गए, 18 हो गए। 6 सामान्य हैं, 6 त्रिकोणमिति के हैं, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। इनवर्स माने होता है प्रतिलोम, ठीक है। इनवर्स माने क्या होता है, प्रतिलोम, ध्यान रहेगा। तो 6 सूत्र किसके, सामान्य वाले। 6 त्रिकोणमिति के, 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति के। साइन क्या, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, है ना। टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इसके सूत्र होगा। तो एक बार 18 सूत्र मैं आपको बोल दे रहा हूं बिना देखे, ठीक है। ये मत समझिएगा कि सर बहुत बड़े ज्ञाता है ना। अभ्यास है इसलिए याद है। x की पावर n, x की पावर n-1, ठीक है। केवल x रहेगा, एक अचर आ जाएगा। अचर माने कोई भी संख्या। अभी शुरुआत में बताया कि अचर माने क्या होता है, जिसका मान सदैव स्थिर रहता है। पाई का मान स्थिर रहता है ना। तो पाई भी अचर में आएगा। किसी भी प्रकार के अचर का अवकलन क्या होगा, 0। e की पावर x का e की पावर x, log x का 1/x और a की पावर x का a की पावर x log a बेस e। a क्या है, a कोई भी एक धनात्मक संख्या है। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स,
कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। ये सूत्र याद होना बड़ा आसान है। देखिए एक में प्लस रहता है और दूसरे में माइनस, है ना, साइन कॉस। जो जिसमें बदलता था, अगर कक्षा 10 में याद हो कि अगर 90 माइनस थीटा का कोण हो, 90 या 270 आता था, तो साइन किस में बदलता था? कॉस में, कॉस साइन में। टेन कॉट में बदलता था, कॉट टेन में। सेक कॉसेक में बदलता था, कॉसेक सेक में। तो एक का याद रखना है और दूसरे वाले का माइनस के साथ आएगा। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर -1 और कॉसेक इनवर्स का -1/x√x स्क्वायर -1। यहाँ प्लस में है और यहाँ बात किस में है? माइनस में। ठीक है ना। तो 18 सूत्र हैं, 18 सूत्र ध्यान रहेंगे तो बात बन जाएगी। बहुत आसान तरीके से हम लोग, है ना, सवालें करेंगे। हमारे पास सवालों का लगभग 700 से ज्यादा सवालों का हमारे पास संग्रह है। बहुत जल्द ही वह आपको किसी न किसी तरीके से उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप उन सवालों पर अभ्यास करेंगे, अपनी पकड़ बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अवकलन का कोई सवाल आपको फंसा सकेगा। हाँ, तो मैंने आपको जो लिखवाया है उसको कॉपी में नोट करेंगे, जो यह सूत्र लिखवाया है उसको भी कॉपी में नोट करेंगे। किस नाम से नोट करेंगे? तो हेडिंग आप डाल लीजिएगा वहां पे, अवकलन से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, ये हेडिंग डाल लीजिएगा और यहाँ इसको लिख लीजिएगा। लिखने के बाद एक बार याद करना, है ना, जैसे याद करने का तरीका है, याद कर लिए, देख के याद करना, फिर थोड़ा थोड़ा ढक के चेक करना कि याद है कि नहीं, और फाइनल रिजल्ट में सब कुछ याद कर लेना। याद किए रहिएगा। पार्ट 3 में हम इन सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, इन सूत्रों का उपयोग कैसे करते हैं, ये बातें आपके सामने रखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से आगामी भविष्य के लिए। आज की बात यहीं समाप्त। धन्यवाद, नमस्कार।